5। कहानी का अंत। हाँ, मेरे कहने का मतलब तो बस यही है। कोई नया कानून बनने पर इसकी विशेषता और खास मकसद आम लोगों को समझाना जरूरी है, नहीं तो यदि कानून कागज के पन्नों तक ही सीमित रह जाए तो वह कानून किस काम का। ये सही है कि इसका प्रचार कुछ दिनों के लिए अखबार, रेडियो, दूरदर्शन या अन्य ऐसे ही किसी माध्यम से किया जाता है, किंतु निरक्षरता के कारण हमारी आम जनता इस पर कान नहीं धरती या इसको ऐसे ही लेती। ऐसा भी है कि आम लोग जानते हैं कि यह कानून है और यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो आसानी से जेल की हवा खाई जा सकती है, तो भी वह कानून को ताक पर रखकर कानून के विपरीत काम करते हैं। इस तरह से पहले घर और फिर समाज में घृणा की चिंगारियां भड़काते हैं, हर किसी को परेशान करते हैं। ये भी देखा गया है कि यही कानून दो दिलों को जोड़ता है, अलग भी करता है या आत्मा का आत्मा से मिलन पहेली बनाता है। इसी एक कानून के उल्लंघन करने पर इस समय दो परिवार कई तरह के दांव पेच में फंसे हैं और जितना मुझसे हो सकता दोनों को संयम से काम लेने का मशवरा देता हूँ। वैसे मेरा काम भी यही है। वकील जो ठहराना, दोनों एक दूसरे की झूठी इल्जाम तराशी करते हैं, न्यायालय में झूठे गवाह पेश करते हैं। आखिर गवाहों से ही मुकदमे की जीत प्राप्त होती है। गवाह झूठे हो या सच्चे, इनकी भरमार तो अनिवार्य है। फिर भी मुझे इस बात का अफसोस है कि दोनों पक्ष ये जानकर कि किसी भी शादी में किस तरह का न्यायिक अपराध है और शादी के बाद इस विषय पर लड़की या लड़के को सताना इसे भी बड़ा जुर्म या अपराध है। निरंजन इस बखेड़े में क्यों आ गया है? आखिर उसका क्या दोष है? हाँ, दोष यदि है तो बस यही कि वो सफेदपोश है और अपनी चांद सी बिटिया को एक मालदार बाप के लड़के के साथ ब्याहा है। यहाँ पैसों के लालच में आ गया है और आज उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तलाक। हाँ वकील साहब, अब उसी पर नौबत आ गई। मैं लुट गया। आखिर मैं इस बिटिया को क्या करूँगा घर में, और वह भी 2 बच्चों के साथ। मैं कब तक कमाऊँगा इसके लिए? मुझसे ऐसा सहा नहीं जा सकेगा। मुझे न्याय चाहिए वकील साहब, निरंजन भावुक होकर बोला। मगर तलाक क्यों? कारण? मैंने पूछा। कारण तो कुछ नहीं है वकील साहब, ये सब बहाना है। निरंजन का उत्तर था। बहाना? मेरा आश्चर्य। हाँ बहाना, जिसके बारे में उस दिन कहा है वह आज रंग लाया है, किंतु असल में बात कुछ दूसरी है। निरंजन ने कहा। असली बात क्या है? मेरी समझ में क्यों नहीं आता? मैंने पूछा। निरंजन कुछ पल के लिए मौन रहे। अंत में मौन तोड़कर उसने कहा, वकील साहब, मेरी बिटिया ने इस घर में बहुत सहा। उसकी इसकी सहन शक्ति का अनुचित लाभ उठाकर बात बात पर इन्होंने तंग किया। वही एक बात लेन देन। मैंने इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया। आप ही बताइए मैं कौन सा धनी आदमी हूँ? फिर भी मुझसे जो हो सका वह दिया, मगर तुम्हारी कोशिश रंग नहीं लाई, यही कहना है न? वकील साहब ने वस्तुस्थिति को अच्छी तरह समझकर कहा। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि उसको तंग कौन करता है? वकील की उत्सुकता। उसका एकदम उत्तर था, सब। घर के सभी सदस्य। इनके तानों के तीरों से उसका बदन अंदर से ही छलनी हो गया है। उसके स्वस्थ शरीर का अस्थिपंजर होकर रह गया है। ये कहकर निरंजन की आंखों से आंसू बह निकले। क्या उसका पति भी उनमें शामिल है? तलाक तो उसी ने दिया है। वकील साहब ने पूछा। पहले तो शामिल नहीं था, किंतु पता नहीं उसकी बोलती बंद क्यों हो गई। निरंजन के शब्द। मैंने सुना किंतु असली बात की तह तक पहुंच न सका। मैंने इस तरह के कई केस चुटकियों में निभाए हैं, किंतु इस केस में मुझे कुछ नयापन दिखा है तो ये लेन देन का झगड़ा। किंतु देखना यह है कि आज की इस 21वीं शती में इसने हमारी समुदाय में इतना तूल क्यों पकड़ा है। मैंने उसका केस निपटाने का आश्वासन तो दिया, मगर इसकी तह तक जाने के लिए मुझे कुछ और जानने की जरूरत थी, जिसके लिए संबंधित अन्य पक्षों के विषय में असली हालात से अवगत होना अनिवार्य था। अन्यथा निरंजन के साथ न्याय देने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या पता किन हालात में पति ने पत्नी को तलाक दिया है। इसमें क्या दोनों की सहमति है या पति किसी के बहकावे में आया है? ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी चरित्रहीन। ऐसी बात पति के चरित्र पर भी चरितार्थ होती है। ये ऐसी मूल बातें हो सकती हैं जिन पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा है।
आखिर ये दो दिल बिछड़ गए हैं और इनको एक बार फिर जोड़ने का यथासंभव प्रयास करना है। यदि मैं असफल रहा तो न्याय की तूलिका के पलड़े किस ओर करवट लेंगे, ये तो भगवान ही जानता है। फिर भी न्याय दिलवाने से पहले मेरी यही कोशिश रहेगी कि झगड़े का मूल कुछ भी हो, दिल को दिल से जोड़ना जरूरी है। नहीं तो दोनों का जीवन वीराने में भटक कर रह जाएगा और अंत में वह समय आएगा जब दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को महसूस करने लगेंगे, किंतु उस समय इनको यही न्यास आपस में न मिलने की आज्ञा देगा। वैसे मैंने ऐसे केस अच्छी तरह देखे हैं। ऐसी स्थिति आने पर मैंने पति पत्नी की मानसिकता को अच्छी तरह जानता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है पति पत्नी को कोर्ट कचहरी के दरवाजे की दस्तक देने का मशवरा या सुझाव नहीं देता, क्योंकि ऐसे केस निपटाना आसान होते हुए भी संवेदनशील होते हैं। मेरी निजी राय है, बात बने किंतु बात को बिगाड़ने में भी देर नहीं लगती। बात बिगड़ गई तो लगाव या प्रेम का आपसी सूत्र जो बड़ों के आशीर्वाद से बनकर तैयार हो जाता है, एकदम तार तार हो जाता है और फिर यह एक साथ जुड़ने का नाम तक नहीं लेता। ये तो कच्चा रहता है और कच्चा होने के कारण इसको सब काटने पर तुले रहते हैं। सगे संबंधी क्या, माँ बाप, भाई बहन और न जाने कितने अपने इसको अपनी जीभ की छुरियों से बिना किसी कारण विशेष चुटकियों में काटकर तार तार करते हैं। किंतु इस कच्चे धागे का भी थोड़ा बहुत दम होना चाहिए। लगाव और प्रेम के बंधन में बंधकर इसकी तार कभी नहीं टूटती। उस समय यदि इस पर कुल्हाड़ी भी चले तो यह नहीं कटता, किंतु यदि यह सूत्र किसी तरह से इन दोनों के अभाव में रहे तो घास का तिनका भी इस पर भारी पड़ सकता है। ये बात रामायणी काल से आज तक सत्य है, नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम धोबी के कहने पर अपनी प्राणप्यारी सीता को क्यों तलाक देता और वन में छोड़कर भटकने देता। यदि उस समय ऐसा न हुआ होता तो राम कथा कुछ दूसरी होती। ये दूसरी बात है कि राम ने बाद में अपने इस कुकृत्य पर पछताया किया और अश्वमेघ यज्ञ पर अपनी अर्धांगिनी की उपस्थिति सोने की बनी सीता दिखाया, किंतु तब तक बात बिगड़ गई थी। प्रेम या लगाव का सूत्र टूट गया था। ऋषि मुनियों ने भी हस्तक्षेप करना छोड़ दिया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दो बच्चों की माँ होने पर भी सीता ने राम से मिलने के लिए इनकार किया और वो उसकी प्रतिछाया देखकर संतुष्ट हो गई। इस तरह के कई उदाहरण हमें किस्से कहानियों में यत्र तत्र मिलते हैं, जिनको पढ़कर यह मानना पड़ता है कि पति पत्नी ही इस संसार को आगे बढ़ा सकते हैं और इनका बिछोह रोकना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। मैं तो ठहरा एक वकील और किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना अच्छी तरह जानता हूँ। गवाहों के आधार पर फैसला दिलवाना भी अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु मुझे नहीं लगता कि यहाँ इनका सहारा लेकर दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। इनको न्याय देना किसी के बस में नहीं है। ये स्वयं एक दूसरे का न्याय कर सकते हैं अपनी आपसी सोच समझ से। इसलिए निरंजन की बात सुनने से पहले मैं केस से संबंधित दोनों पक्षों का सुनकर असली बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं। नहीं तो न्याय के लिए लड़ने से पूर्व अन्याय की वकालत करने पर विवश हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे देखना है कि किसके सोच में कमी है जिसके कारण ये बखेड़ा शुरू हो गया है। कोर्ट कचहरी में इसका फैसला खोजना आवश्यक नहीं। इसके लिए मुझे आसपास से भी जानकारी लेनी चाहिए। मैंने यही एक रास्ता खोजा केस को निपटाने के लिए। यह मेरा नया प्रयोग था। ये कहाँ तक सफल रहता ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैंने इसके लिए पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। गवाहों के स्थान पर कुछ आदमियों को गुप्त रूप से असली जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाए। इससे जानकारी प्राप्त होती रही और वह भी समय पर। मैं आश्वस्त हूँ, जिस तरह से मैंने सोचा है काम उसी तरह हो रहा है। पूरी सत्य घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। उनमें किसी तरह की मिलावट नहीं। मुझे जो चाहिए था वह आसानी से प्राप्त हो रहा है, बिना किसी कोर्ट कचहरी में जाए। यदि केस को निपटाने में ऐसी प्रक्रिया से काम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब निरंजन की बेटी को न्याय मिलेगा और वह ससुराल जाकर फिर से घर बसाएगी, और वह भी सम्मान के साथ। इस समय मुझे लगता है कि यह सब बहकावे का नाटक है। लड़का शर्त पूर्ति की लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत बुरी तरह फंस गया है। उसके पास दो में से एक विकल्प बाप ने रखा है और वह है पैसा या पत्नी। दो में से एक उसको चुनना है, किंतु दुर्भाग्य से उसने पैसे को ही प्राथमिकता दी और पत्नी को तलाक दिया है। किंतु प्रश्न है कि उसने शादी क्यों की।
ये तो सत्यायुग नहीं कि हम महिला का अपने हवस या वासना की भूख मिटाने के लिए खिलवाड़ करें। ये तो कलयुग है और महिला इसमें अपने मूल अधिकारों में बंधी है। पति के साथ ससम्मान रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी एक अधिकार पर हमारी इस सृष्टि का अस्तित्व कायम है। तलाक देना बच्चों का खेल नहीं। आजकल के युवाओं को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। कानून से सबों को अवगत होना चाहिए। ये तो सबों के लिए अनिवार्य है। फिर भी इस केस में बात की तह तक जाना जरूरी है। वैसे मैंने इसकी तह खोज निकाली है। दिलों की दूरियां उत्पन्न करने का मूल तो बस यही बाप है। इसका मूल तो तुम्हारी ये रंगीन चिड़िया बीवी है। उसने मुझे गांव में बदनाम किया है। बाप का कहना था, इसने ऐसा क्या किया है? मुझे तो कुछ पता नहीं। बेटे ने पूछा, तुमको उस वक्त पता चलेगा जब वो उसके साथ भाग जाएगी। बाप ने, किसके साथ? बेटे की उत्सुकता। कहा, बंसी, इस गांव का नामी आवारा। जानते नहीं उसके करतूत। उस नदिया के घाट पर वह क्यों उसके साथ घंटों बातें करती है। अब तो उस चिनार के नीचे भी इसके साथ मजे ले रही है। वाह वाह, क्या कहन! बाप ने एक ही सांस में कहा। अच्छा तो ये बात है, किंतु क्या आपने उसके साथ सच्ची देखा है? बेटे ने एक बार फिर पूछा। वो तो सबों की आंख में धूल झोंक सकती है, किंतु मेरी आंखों में नहीं, समझे? बाप का सपाट उत्तर। मैं अभी उससे पूछूंगा, बात की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। बेटे ने कहा, हाँ, पूछ ले। बाढ़ का पानी सिर के ऊपर चढ़ गया है और तुमको पत्ता तक नहीं। इस गांव में मेरा नाम बदनाम होना था, वह तुम्हारी इस बीवी की कृपा से हो गया। वस्तुतः जब अपनी मुहर ही खोटी हो तो दूसरों पर दोष मरना बुद्धिमत्ता नहीं, बाप का उत्तर था। किंतु उसमें ऐसी बात नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेटे ने फिर पत्नी के पक्ष में कहा, तुमको वह पवित्र व पाकदामन लगेगी। याद रख, तुमको इस कमीनी ने जादू टोना किया है। ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी। बाप ने जैसे रहस्य खोल दिया। बेटा मौन। उसकी समझ में नहीं आया कि असली बात क्या है, असली दोषी कौन है। फिर भी इस विषय में पत्नी से बात तक नहीं की थी। इस संबंध में उसका क्या कहना है, ये तो उसको पता तक नहीं। वैसे बाप भी झूठ नहीं बोलेगा, किंतु इसके साथ साथ पत्नी पर भी विश्वास है। मौन को तोड़कर बाप बीच में बोले, सोचते क्या हो? वस्तुतः सोच के बयाबान में तुमने मुझे डाला है। तुमको मेरी धन संपत्ति पर नजर है ना, इसलिए यदि शादी पर इन ससुराल वालों ने भी कुछ जमीन जायदाद दी होती, तभी तुम जानते कि पैसे की क्या कद्र होती है। इसके विपरीत क्या हुआ कि इस कमीनी को बाप ने एक कपड़े में भेजा और मैंने इसको तरह तरह के कपड़े पहनाए, गहने दिए और इसने जो कहा या मांगा वह मयस्सर रखा। किंतु अंत में क्या मिला? बदनामी, और वह भी इस छोटे से गांव में। बाप ने ये सब एक ही सांस में कहा। सच कहता है, यदि हमारा नाम इस गांव में मशहूर है तो वह इसी धन संपत्ति के कारण है, वरना हम भी औरों की तरह बेहाल होते। मेरे बाप ने ये धन संपत्ति कैसे जुटाई, ये तो वही जानते हैं। इसमें मेरी देन नहीं के बराबर है। इसी के कारण मेरी शादी शहर की लड़की के साथ हुई। इससे पहले मेरी शादी इसी गांव के एक गंवार लड़की के साथ तय थी, किंतु ऐन वक्त पर शहर से यह रिश्ता आया और हमने भी यह जाने बिना कि लड़की कैसी है, क्या करती है, उसके बाप की क्या हैसियत है आदि, इस रिश्ते को स्वीकारा। उस समय हमने ये जानने की भी कोशिश न की कि उड़ता पंछी कभी पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। समाज की सीमाओं को लांघकर वह कुछ भी कर सकता है, या इस तरह से भी कहें कि खुले आकाश में फड़फड़ाने वाले पंछी को क्या कभी तंग और सिकुड़ी हुई वादियों की फिजाएं में रहना रास आता है, चाहे वहां दाना मयस्सर हो। शायद यही एक कारण हो सकता है, नहीं तो मुझे उसकी नीयत पर शक नहीं। मुझे तो उस पर विश्वास है और वो मेरे साथ दो तन एक प्राण के रूप में रहती है। फिर भी यह मेरे लिए एक बड़ी खबर है और मुझे उसे इस विषय में पूछना ही चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि बाप ने कहा, दो सूरतें हैं तुम्हारे पास। यदि मेरी धन संपत्ति का वारिस बनना चाहते हैं तो अपनी इस चरित्रहीन बीवी को एकदम तलाक दे। मैं तुमको नई शादी करूंगा, नहीं तो घर जमाई बनकर अपनी बीवी को खुश रख और उस कागज के कीड़े पटवारी ससुर की सेवा कर।
अब तुमको फैसला करना है कि क्या चाहते हो। गोरखधंधा धीरे धीरे जटिल होता गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे पत्नी पर विश्वास है, वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। दूसरी तरफ मुझे बाप की संपत्ति पर नजर है। इसका असली हकदार मैं ही हूँ। यहाँ मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। सत्य यही है कि मेरा अस्तित्व इसी में है। मेरा मान सम्मान तो यही संपत्ति है। मेरी दुनिया तो यही संपत्ति है। इसके बिना मेरी कोई हैसियत नहीं। आज मेरी समझ में आता है कि इंसान की असली संपत्ति उसकी शिक्षा है। इसका विस्तार असीम है जो बांटकर घटने का नाम तक नहीं लेती। कितना अभाग्य हूँ मैं। बचपन से मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाप ने सोचा कि चलो लड़का पैदा हो गया, व्यापार में हाथ बटाएगा। स्कूल भेजने से क्या मिलेगा, इससे समय बेकार में नष्ट होगा। कौन लड़का चाहता है पहले पहल स्कूल जाना, वह भी एक गांव में। आज मुझे लगता है कि बच्चे के लिए स्कूल जाना कितना जरूरी है। किसी के पास कितनी ही संपत्ति या माल जायदाद हो, वह मानो उसके हाथ का मैल है। हाथ धो लिया और मैल भी उसी के साथ धुल गया। जीवन के उतार चढ़ाव में फंसकर सही रास्ते पर चलना, और वह भी आत्मविश्वास के साथ, यह क्या कुछ कम है एक इंसान के लिए। मुझे तो अपनी पत्नी पर हद से ज्यादा विश्वास है, किंतु संपत्ति के बिना मेरा अस्तित्व भी अधूरा है। बाप ने मुझे इन्हीं दो शर्तों के घेरे में खड़ा कर दिया है। माना कि घर जमाई बनकर शीरी फरहाद या लैला मजनू का परिचय दे दूं, किंतु ये सत्य है कि मुझे इस तरह का परिचय देना नहीं आएगा। ओह, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं सीधे अपने कमरे में गया। वहाँ मेरी बीवी बैग पर सोई थी। शायद मेरे ही इंतजार में हो, कुछ कह नहीं सकता, किंतु मेरा उदास चेहरा देखकर वह सहम गई। वो एकदम बेड से उठकर मेरे पास आ गई और प्रश्न चिन्ह आंखों से देखने लगी। कुछ पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुपचाप देखता रहा। अंत में मौन को तोड़ने के लिए वह मजबूर हो गई। क्यों? क्या बात है? ठीक तो हो? एक साथ 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता था। वैसे इन सभी प्रश्नों का मेरे असली प्रश्न से कोई संबंध नहीं था। मैं सीधे अपने प्रश्न का जवाब मांगना चाहता था। तुम क्यों बंसी के साथ नदिया के घाट पर या चिनार के नीचे बातों में इतनी रम जाती हो? बीवी का आश्चर्य, किंतु वह झट बोली, बंसी क्या इंसान नहीं? इंसान इंसान के साथ बात ना करे तो ये कैसी शर्म की बात है। प्रश्न का उत्तर सही था। इसमें किसी तरह का दोहरापन नहीं था। इंसान इंसान से बात ना करे, इंसान इंसान से प्रेम ना करे, इसी से किसी के मन के मैल का एहसास होता है। मगर हमें याद रखना चाहिए कि इंसान इंसान नहीं, कुत्ते की दुम है जिसका सोच हर समय टेढ़ा रहता है। मैंने उसकी बात यही काटकर कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वह तो इस गांव का नामी बदकार है, मगर मेरे साथ तो अच्छी तरह पेश आया। उसका उत्तर था, वो इस गांव का बदनाम आदमी है। मैंने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया, होगा, मगर उसने कोई चोरी नहीं की है, किसी को तंग नहीं किया है, अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहता है। आप जो कहते हैं वह सब बहाना है। उसने कहा, बहाना? पति का आश्चर्य, हाँ बहाना। आपके बाप के कहने पर मुझे तलाक देने की योजना बन रही है, क्योंकि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। दहेज में कुछ नहीं साथ लाई हूँ, ये सत्य है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि मेरा बाप चोरी करेगा। बीवी का स्पष्ट उत्तर, ऐसा कौन कहता है? पति ने पूछा, आपका बाप। वह क्यों मुझे संकेतों में बेदखल कहकर अपनी धन संपत्ति की उष्मा से पिघलाता है? कभी यह या कभी वह बहाना बनाकर मेरा इस घर में रहना मुश्किल बनाता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और मेरा नाता भी किसी मर्द के साथ है। बीवी की आंखों में आंसू। मैं मूक सा उसकी ओर देखता रहा। फिर भी मैंने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बंसी 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 बंसी। मैं कहती हूँ कि यह सब बहाना है। दरअसल आप मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं तो गरीब बाप की बेटी हूँ ना, इसलिए मेरा सिर नम्र है, एक महिला हूँ ना। किंतु आपको मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने उस घर में जन्म लिया है जहाँ के सभी सदस्यों का मन निर्मल है और मस्तिष्क की सारी खिड़कियाँ खुली रहती हैं।
उसके स्पष्ट शब्द, उसके ये शब्द अच्छे नहीं लगे। पति ने तुनक कर कहा, तो क्या हमारी दृष्टि संकीर्ण है? आपका ऐसा कहना 100% सही है। जितना ये गांव सुंदर है, प्राकृतिक छटा से भरपूर है और जिस तरह से यहाँ लोगों को साफ हवा और पानी मयस्सर है, पर्वतमालाएं, वन, झील, कल कल झरने, पेड़, चिनारों का घना साया क्या नहीं है यहाँ। इसके होते हुए यहाँ के लोगों का मन निर्मल नहीं और मस्तिष्क की खिड़कियाँ खुली नहीं। मैंने सोचा था कि यह सब यहाँ है और इसी आशा के साथ मैंने इस गांव के लड़के को पसंद किया था, क्योंकि शहर में इन चीज़ों का अभाव हर किसी को सालता रहता है। किंतु आपने मेरी आशाओं पर पानी फेर लिया, मेरे अरमानों का गला घोंट लिया है। बीवी का अश्रुपूर्ण तर्क। यहाँ तक इस तरह से मैंने इस कहानी की रचना की, किंतु मुझे लगता है कि यह कहानी अभी अधूरी है। कलम का बादशाह होकर भी मुझे इसका अंत करना नहीं आता। वस्तुतः इसका अंत कुछ जोरदार होना चाहिए ताकि पाठक इसको ध्यान से पढ़ें। लेखक के पास सबसे बड़ा हथियार कलम होता है। जिस तरह इसको नचाएगा, उसी तरह उसकी रचना अपना रंग रूप लेगी। मगर यहाँ ये शस्त्र काम नहीं करता। इस कहानी का अंत कैसे हो जाए, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अब एक ही सूरत बची है, क्यों न मैं अपनी इस रचना को बिटिया के हवाले कर लूं। वह भी तो थोड़ा बहुत साहित्य सेवा करती है। कॉलेज की पत्रिका के लिए कविता, कहानी लिखती है। लिखती तो क्यों नहीं, साहित्यकार की बेटी जो ठहरी न। फिर भी मानना पड़ता है कि जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी साहित्य को आगे बढ़ाने में आगे है, उतना मंजे हुए साहित्यकार नहीं हैं। अपनी रचनाओं में ये नए प्रयोग करना जानते हैं। रचना को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं। क्या पता यही मेरी इस रचना का अंत करने में सहायक सिद्ध होगी। मैं अपनी अंतहीन कहानी लेकर उसके कमरे में गया। वहाँ वह किताब के कुछ पन्नों को उलट पलट कर रही थी। मुझे देखकर उसको आश्चर्य हुआ और वह भी मेरे हाथों में कागज के कुछ पन्ने के साथ। इस तरह से मुझे उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था, फिर भी मैं उसके सामने बैठ गया, एक याचक की तरह। उसने पूछा, पिताजी आप इस तरह, क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस ये। इस तरह से मैंने कागज के पन्ने दिखाकर कहा, कुछ नहीं, ये कागज के पन्ने हैं। वस्तुतः मैंने एक कहानी की रचना की है, एक पत्रिका के लिए प्रकाशनार्थ प्रेषित करनी है। संपादक महोदय की तरफ से इस संबंध में पत्र आया है। मगर, मैंने वाक्य को काटते हुए कहा, मगर क्या, कहानी को भेजते क्यों नहीं? इसका क्या टाइप करना है? उसने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस कहानी का अंत होता ही नहीं। कहानी की रचना तो मैंने की है, किंतु इसका अंत कैसे किया जाए, इस समय यह मुझे सूझता नहीं। कलम का शस्त्र तो मेरे पास जरूर है, किंतु इस समय इसको चलाना नहीं आता। यदि तुम इसमें सहायता करती तो मेरा मुश्किल आसान हो जाएगा। मैंने कहा, किंतु मेरे सोच का कनवास अभी छोटा है। आप तो कलम के सिपाही हैं, इस संबंध में क्या कर सकती हूँ? उसका सपाट उत्तर। मैंने फिर चायक दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने मेरी इस कहानी को ध्यान से पढ़ा। इस बीच मैं सोच के बयाबान में फिर भटक गया। हाँ, कहानी का अंत। आज मैं इसके लिए परेशान हूँ। तिस पर भी कहानी को संपादक ने यथाशीघ्र पत्रिका के लिए मांगा है, नहीं तो 2000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा पारिश्रमिक। वस्तुतः एक लेखक की आर्थिक हालत पतली होती है और उसके लिए रुपये का महत्व है। इस बीच बिटिया ने कहानी को अच्छी तरह पढ़ा। कहा, अब जान गई कि यह वही समस्या है जिसके मूल आपने अपने कलम के शस्त्र से काटकर निरस्त करने की कोशिश की है, किंतु सोचती हूँ कि आज क्यों आप इस कहानी का अंत करने से कतराते हैं। उसने कहा, तो क्या इस कहानी का कोई अंत हो सकता है? उसके लिए कोई रास्ता निकल आएगा? मैंने पूछा। इसका अंत मेरे हाथ में है, बिटिया ने कहा। गुड, यदि है तो इसका अंत कीजिए। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि यह कैसे हो? मैंने तत्काल पूछा। ये तो विचार या कल्पना नहीं, ये सत्य है। उसका उत्तर। सत्य? समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहती हो। मेरा आश्चर्य पाया। यही तो वास्तविक रूप लेगा। कई वर्षों से मुझे उसके साथ पत्राचार चल रहा है। उसी को ध्यान में रखकर मेरे मन में इस कहानी का अंत सूझा है। उसने कहा। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा।
मुझे इस बात का तनिक भी पता नहीं कि वो किसी को चाहती है और बात यहाँ तक बढ़ गई है जिसका खुलासा वह स्वयं करती है। वैसे उसका ये कदम भी सही है। यदि वह अपने मनचाहे लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो ठीक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर लड़के की फरमाइश कम होनी चाहिए। लव मैरिज में भी कभी मनमुटाव होता है और तलाक पर नौबत आती है। चलिए, ये भी ठीक है, इस पर आगे उसके साथ बात की जा सकती है। पहले तो मुझे देखना है कि इस कहानी का अंत वह कैसे करती है। मैंने उसके लिखे कागज के पन्ने लिए और वहां से खिसक कर अपने कमरे में आया। इसके बाद इनको ध्यान से पढ़ने लगा। संवाद के रूप में दोनों के बीच में पत्राचार को आधार मानकर इन पर इस तरह लिखा था। हमने एक दूसरे को चाहा है, दो तन एक प्राण के रूप में। मुझे तुम्हारे साथ अनन्य लगाव हो गया है, किंतु सोचती हूँ कि यदि हमारे बीच ये पवित्र तार टूट जाए तो। बेटी कहती है, टूट क्यों जाएगी, ऐसा क्यों सोचती है? बेटी के होने वाले पति का उत्तर, इसलिए कि तुम एक धनाढ्य आदमी के बेटे हो और मैं गरीब लेखक की बेटी। बिटिया का उत्तर था, तो फिर क्या हुआ? दो दिलों का मिलन जब हो जाए तो अमीर और गरीब की दूरी खुद भर सकती है। मैं तो दहेज का भूखा नहीं हूँ। शादी पर तुम्हारे बाप से एक पाई भी नहीं लूंगा। ये तो मैं खून के कतरों से लिख कर देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बाप से जायदाद के रूप में एक चीज जरूर मांगूंगा। बिटिया के होने वाले पति ने कहा, वह क्या चीज हो सकती है? बिटिया ने पूछा। तुम, उसका उत्तर था, ये तो कहने की बातें हैं। अंत में झगड़े का जड़ लेन देन पर ही सिमट जाता है, जिसके मूल मेरे पिताजी कलम घिसाकर सारी उम्र उखाड़ता रहा। बिटिया ने कहा, उनकी रचनाओं से मैं प्रभावित हुआ हूँ। ये तो असली बात है। मुझे गर्व है कि मेरी शादी एक ऐसे लेखक की बेटी से होने वाली है जो अपने कलम की नोक से समाज का नासूर कुरेदता है। बिटिया के होने वाले पति ने कहा, तो क्या आपको मेरे पिता के विचार पसंद हैं? बिटिया ने पूछा। मुझे पसंद ही नहीं बल्कि मैं उनसे प्रेरित भी हुआ हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हारे भी ऐसे ही विचार होंगे। शादी होने से न सिर्फ हमारे दिल मिल जाएंगे बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बदलाव आएगा। बिटिया के होने वाले पति ने कहा, काश यही वास्तविक बने। बिटिया का उत्तर, मैं तो तुमको दिल की गहराइयों से लिखता हूँ कि हमारे रिश्ते की नींव इसी सत्य पर टिकी रहेगी। शेष लगन मंडप पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना, आज के साथ फेरे लगाना, मंत्र पढ़ना आदि, ये सब ढोंग है। उसका उत्तर था, काश आप अपने कहे पर सही उतरें। बिटिया ने कहा, तुम्हें अब भी इस पर संदेह है? ये सत्य है और आगे भी सत्य की कसौटी पर सही उतरेगा। होने वाले पति ने कहा। बिटिया के लिखे इन संवादों को पढ़कर मैं अपने आप से कहने लगा कि क्या ये सत्य हो सकता है? तो फिर हमारी समुदाय में तलाक के इतने केस क्यों हैं? तलाक की नौबत कभी नहीं आएगी जब दिलों का मिलन बराबरी के आधार पर एक हकीकत का रूप ले। यही सत्य है। इस बीच बिटिया के बाप ने कमरे में प्रवेश किया। वो उत्सुक होकर पूछने लगी, पिताजी, क्या आपने इन संवादों को पढ़ा? इनका वर्णय विषय सत्य पर आधारित है। कहानी का अंत, तो क्या फिर यही मेरी कहानी का अंत हो सकता है? मैंने पूछा। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और सोच नहीं सकती। मुझे उस पर विश्वास है। इसी एक विश्वास पर ये दुनिया कायम है। यही कारण है कि आपकी कहानी का अंत मैंने इसी विश्वास से किया।